स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया और वहां पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर राजीव भाटिया, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं GNU से। सबसे पहले एम्बेसडर भाटिया, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बड़ी अच्छी तरह से हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई है इस समारोह के साथ। इस समारोह का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा आप पहले पूछ ही रहे थे कि किस तरह से भारत के मूल के लोगों का जो योगदान मलेशिया के विकास में रहा है, उस बात को पूरी तरह से ये प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहली चीज़ तो नोट करने के लिए ये है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम साहब खुद मौजूद थे वहाँ पर। पहले बहुत दफ़े जब प्रधानमंत्री जाते थे मोदी जी, तो कई दफ़े जो स्थानीय नेता थे वो नहीं आते थे और कहा भी गया कि ये कम्युनिटी फंक्शन है। मगर अब लगता है कि दोनों तरफ से उच्च स्तर के नेता वहाँ पर होते हैं ताकि और ज़्यादा एक सहयोग की और मित्रता की भावना को दर्शाया जा सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अनवर इब्राहिम साहब के भाषण में कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई जी। उन्होंने स्वयं न केवल ऐतिहासिक विकास का उल्लेख किया, मगर विशेष रूप से वर्तमान हालात को देखते हुए ये कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने मलेशिया के विकास में एक मौलिक भूमिका अदा की है। ये एक बड़ी विशेष बात है, मैं समझता हूँ। ये इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर हर तरह से वहाँ की सरकार हमारे लोगों के योगदान को मान्यता देती है। और तीसरी बात खास तौर से ये कि बराबर जो मैं पहले कह रहा था कि दोनों नेताओं में एक बहुत घनिष्ठ संबंध बन चुका है, बराबर इब्राहिम साहब ने मोदी जी को एक अपने व्यक्तिगत मित्र के रूप में बताया, दर्शाया, और ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सवाल है, वो आपने पहले से ही उसके मुख्य बिंदुओं को बता दिया है। और हमेशा इस किस्म के समारोह में विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रभाव डालते हैं, मगर आज मैं समझता हूँ विशेष रूप से शायद उन्होंने सुन लिया था आपको कि तमिल इम्प्रिंट का क्या महत्व है, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी बातों को विस्तार से बताया, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि भारत के जो मूल के लोग हैं वो ज़रूर इस बात से प्रसन्न होंगे कि एक हमारा कौंसुलेट और खुलेगा वहाँ पर, और इससे उनके लिए आना जाना, उनकी और जो सुविधाएं कौंसुलर आवश्यकताएं होती हैं वो आसानी से पूरी हो सकेंगी। तो ये मात्र एक समारोह नहीं है, ये मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, उसके जरिए और जो स्टूडेंट्स वहां से आएंगे उनके लिए एक थिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप की भी वहां पर वो आपने ऑलरेडी उसका उल्लेख किया है, बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, साथ जिस तरह से हमने देखा इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन और जो तस्वीरें हमें मिली इस कम्युनिटी इवेंट से, यकीनन भारत और मलेशिया के रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत हम कह सकते हैं सिर्फ व्यापार और रणनीति नहीं है, बल्कि वहाँ मौजूद लोग हैं, लोगों का जुड़ाव और जो साझा संस्कृति और विरासत हम देख रहे हैं। तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से देखते हैं आप, अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री ने शुरुआत जो की, अपने अभिनंदन किया, वहां मौजूद लोगों का तमाम अलग अलग भाषाओं में किया उनका स्वागत, और बहुत ज्यादा जोश नजर आया। क्या कुछ हाईलाइट आप देखते हैं, हाईलाइट रही प्रधानमंत्री के संबोधन की? जय जी, विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये करते हैं कि एक तीर से कई शिकार करते हैं। तो उन्होंने जहां पे विविधता की, भारत की विविधता की बात की और डायस्पोरा की विविधता की बात की, साथ में उन्होंने मलेशिया की भी बात की। मलेशिया भारत की ही तरह एक बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मिक देश है। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होने की वजह से वहाँ भी उठापटक चलती रहती है, विपक्ष भी है और उसकी अपनी समस्याएं भी हैं, जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आना, एक सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि भारतीय जो लोग हैं, कम्युनिटी जो है, उसको उन्होंने अपने ब्रदर्स और सिस्टर कहा। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में जब इको हुई तो ये एकदम साफ हो गया कि दोनों देशों के नेता
तमाम ये जो कम्युनिटीज़ की बात है, जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की बात है, उसमें चाहते हैं कि समरसता बनी रहे। भारतीय डायस्पोरा का एक सक्रिय योगदान मलेशिया के सोसाइटी में हो और साथ ही साथ भारत के विकास में हो। तो जो उन्होंने बात कही कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता और एशिया की सफलता है, और इस पे जिस तरह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दी, मुझे लगता है उससे बहुत स्पष्ट है कि सामाजिक समरसता पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और इसी संदर्भ में तमिल जो वहाँ समुदाय है उसकी भी बात हुई है। साथ ही मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इम्पैक्ट के बारे में, कि एक सिर्फ इतिहास और सिर्फ कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे ही नहीं, उससे कैसे हम विकसित भारत और प्रॉस्परस मलेशिया का जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको कैसे हम मीट करें। तो इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हो रही है, इम्पैक्ट की, वो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है इसमें एक पहलू है। इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं, फार्मा या पाम ऑयल, इससे आगे निकल के हम सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा चुके हैं। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कहा कि अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड के बारे में जो दोनों देशों के बीच में बात चल रही है, मुझे लगता है शायद एक ट्रेड डील भारत और मलेशिया के बीच में होगी। तो तमाम पहलुओं पे जो दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने बात तो आम जनता के लिए की, लेकिन उसमें बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो विदेश नीति के जानकारों के लिए और विदेश नीति के जो निर्धारक हैं उन लोगों के लिए एक सिग्नल था कि जो अभी तो शुरुआत है, सिर्फ इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया है। आगे जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छे इससे परिणाम आने वाले हैं। दोनों ही देशों के नेता इस बात को भी उन्होंने अपनी अपनी तरह से हाईलाइट किया कि अब हम एज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या वॉइसेस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर वॉइसेस ऑफ कोऑपरेशन को महत्व देना है। दोनों ने ही बार बार अपनी दोस्ती को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। मलेशिया का इस साल उनका है मलेशिया विजिट मलेशिया 2026, जो उनके पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक गोल है। उसमें भी भारत का एक बड़ा योगदान हो सकता है। तो एजुकेशन सेक्टर, वो तिरुवल्लुवर सेंटर जो यूनिवर्सिटी मलाया में स्थापित करने की बातचीत हो रही है, पहले ही वहाँ पे तिरुवल्लुवर चेयर यूनिवर्सिटी मलाया में है, जहाँ मैं 7 साल मैंने काम किया जी। तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी उत्साह जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसमें है, और कल्चरल कनेक्शन के साथ साथ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, आम आदमी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियंस को जोड़ने की जो बात है, मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और मलेशिया भारत के लिए एक बहुत बड़ा साझेदार आसियान क्षेत्र में निकल के आएगा। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि क्रिटिक्स बार बार ये बात कहीं ना कहीं आती है क्रिटिक्स के तरफ से कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में सिर्फ बातें हैं और काम नहीं है। आज प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस बात को वेरीफाई किया कि पिछले 12 सालों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लॉन्च की, तब से भारत और मलेशिया के संबंधों में व्यापक और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया है। तो एक ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, मित्र देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आना कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति कितनी सफल हुई है और इसने द्विपक्षीय संबंधों में, खासतौर पर यहाँ भारत और मलेशिया के संबंधों में कितना व्यापक परिवर्तन लाया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट दोनों ही प्रधानमंत्रियों की तरफ से जो आए हैं वो बहुत ही नपे तुले और बहुत ही गागर में सागर जैसी बात कहने वाले हैं। राहुल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जो प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा है उसका विश्लेषण भी किया। और दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और उनके साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी वहां पर मौजूद थे। और उससे पहले प्रधानमंत्री मलेशिया पहुंचे थे। खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री को लेने के लिए
एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे इस वक्त हमारे दो नए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU, आप भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत आइए करते हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, सर आपके पास आना चाहूंगी। भारत और मलेशिया के रिश्तों को यहाँ पर एक नया मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक नया नाम दिया है, वो है इम्पैक्ट। इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तमाम अहम बातें रही प्रधानमंत्री के संबोधन की, कई हाई पॉइंट्स रहे। किस तरह से देखते हैं आप जो इस वक्त की तस्वीरें लगातार जो हमें मिली, आज पहला दिन है प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, एयरपोर्ट डिप्लोमेसी से लेकर कम्युनिटी रिसेप्शन तक वहां पर जो उनका संबोधन रहा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया आएगी? पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो लुकिंग थ्रू द डिप्लोमेटिक प्रिज्म जिसे हम कहते हैं, कि एक तो प्रोटोकॉल ब्रेक करके प्रधानमंत्री ने उनको रिसीव किया, उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि प्रोटोकॉल ब्रेक करके वो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके साथ उनको जो उन्होंने संबोधित किया, वहां भी वो थे और उनका जैकेट भी बड़ा सुंदर था। मुझे लगता था कि कोई सैटिन कलर का अच्छा जैकेट उन्होंने बनवाया होगा इसके लिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों मतलब इंडिकेटर्स हैं कि भाई आगे और भी कुछ हमें पॉजिटिव मतलब आने वाला है। और ये एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसकी भी बात हुई है कि उसको किस तरह से हमने प्रधानमंत्री के आने के बाद उसका, जैसे पहले तो था हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक्ट ईस्ट बनाया। तो एक्ट का मतलब यही है कि उसको और रोबस्ट और उसमें और मतलब जो मुद्दे हैं उनको जोड़ के, नेचुरली ट्रेड है, बहुत कुछ है मलेशिया के साथ, और हमें आजकल तो मालूम ही है सबको कि ट्रेड का कितना महत्व हो गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पूरा जो मतलब ट्रेड का जो माहौल था उसको बिगाड़ दिया है और उनको अब टैरिफ से वो सबको मतलब बायलैटरल डील्स करना चाहते हैं। जो WTO का MFN रजीम है उसको तो वो तो तितर बितर कर दिया उन्होंने। तो अब ये सब देशों को इसमें एडजस्ट कर रहे हैं सब लोग, हम भी कर रहे हैं, हमने भी ट्रेड डील्स कर ली है EU के साथ। अब मुझे लगता है मलेशिया के साथ भी एक खास ट्रेड डील होने वाली है। मलेशिया के साथ और भी कई एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो नेवल एरिया है, जो महासागर वगैरह उसका जो हमारे उद्देश्य है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ वगैरह। मलेशिया हमारा नेबर है, मैरीटाइम नेबर है, क्योंकि बंदाबान सी के वहाँ उनकी जो मलाक्का स्ट्रेट्स है वो उनके पास है, तो दे आर ऑलमोस्ट अ मैरीटाइम नेबर। तो मलाक्का स्ट्रेट जो है बड़ा स्ट्रेटेजिक वाटरवे है, तो उधर नेवल कोऑपरेशन होने से हम लोगों को वहाँ पे मतलब हम देख पाएंगे, सर्वेलेंस कर पाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ से बहुत सारा ट्रेड भी जाता है हमारा, और इधर इस साइड भी जाता है। 60% ट्रेड जो है इंडियन ओशन से गुजरता है और मलाक्का स्ट्रेट से भी काफी गुजरता है। तो ये सारी चीजें लेकर जो अगर आप देखें ओवरऑल व्यू, एक स्ट्रेटेजिक व्यू ले, तो मलेशिया तो काफी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली। आसियान का अच्छा इम्पोर्टेंट मेंबर भी है, और फिर भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ पे तमिल भाषी है मोस्टली, जो पहले गए थे वहाँ बस गए थे, ब्रिटिश लोग ले गए थे उनको। और उसके बाद जो बाकी स्किल प्रोफेशनल्स वगैरह है, टूरिज्म पे काफी जोर मुझे लगता है दिया जाएगा। ये बहुत सारी फ्लाइट्स भी बढ़ रही हैं, यहाँ के लोग भारत के लोग काफी टूरिस्ट मतलब इस साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं। थाईलैंड तो है ही है जो बहुत पॉपुलर है, अब मलेशिया भी लगता है, मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह भी बहुत पॉपुलर होगा, वियतनाम भी काफी पॉपुलर हो चुका है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये सारी बातें मिलाकर तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, और ये प्रधानमंत्री का शायद तीसरा विजिट है, और उन्होंने प्रधानमंत्री भी विश्वास करते हैं एक व्यक्तिगत डिप्लोमेसी, जिसे हम पर्सनल डिप्लोमेसी जो कहते हैं, जी
तो उसमें सर, डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। जो मलाक्का स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, इसको हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर कुमार, व्यापार के बारे में अभी हम बात करेंगे, दूसरे जो कल्चरल रिलेशंस की बात करेंगे, टूरिज्म को लेकर के बात करेंगे, लेकिन अगर रणनीतिक रूप से हम देखें, भारत की जो चुनौतियां हैं उसको देखें, तो हमारे दर्शकों को किस तरह से आप समझाएंगे कि ये जो मलाक्का स्ट्रेट है, इसको लेकर के मलेशिया के साथ भारत के संबंध, जो रणनीतिक साझेदारी है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? शुक्रिया चंद्रशेखर जी, मुझे मौका देने के लिए। देखिए, मलाक्का स्ट्रेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए। और अगर जियोपॉलिटिकली बात करेंगे तो मलाक्का स्ट्रेट बहुत ही 50 किलो उसकी चौड़ाई जो देखेंगे, जो ऊपर में आप देखेंगे मलेशिया है, नीचे में इंडोनेशिया का जो क्षेत्र आता है, तो लगभग 50 किलोमीटर का वहाँ पे चौड़ाई होती है। और वहाँ पे सारे शिप्स जाते हैं, चाहे मैं चीन की बात करूँ, जापान की बात करूँ, या जो दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अमेरिका का भी, तो वो ट्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है। लगभग बताया जाता है कि लगभग 40% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी होगा। जो 40% ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से हो रहा है। और उसके बाद चीन का लगभग 25 से 30% जो एनर्जी का इंपोर्ट होता है उसी रास्ते से होता है। और आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि निकोबार आइलैंड में हम कैसे वहाँ पे उसको एक मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट के रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि वह जो क्षेत्र है वह हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से एक तरह से जो जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, खासकर इंडो पैसिफिक में बात होती है, तो उसमें आपको चीन का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको समझना जरूरी है, और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो चीन का है उसको समझना जरूरी है। लेकिन चीन का सबसे जो एक तरह से चोक पॉइंट बोला जा सकता है मैरीटाइम के हिसाब से, वह है अभी मलाक्का स्ट्रेट का पॉइंट, क्योंकि वहां से उसका एनर्जी का ट्रेड होता है। और वहां अगर इफेक्ट होता है तो चीन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो चीन के लिए भी वह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और उधर आप साउथ चाइना सी देखेंगे, तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के जो ट्रेड होते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से, चीन से, जापान से, वह भी उसी रास्ते से होते हैं। और वैसे में हमारा जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है वह होना जरूरी है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं प्योर जियोपॉलिटिक्स की बात करूं, तो जो मलेशिया है और वो जो क्षेत्र है पूरा 3-4 कारणों से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है, तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि वहाँ पे हमारे डायस्पोरा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट, डायस्पोरा कई जगहों पे है। और जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि मलेशिया में भी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लगभग 27 लाख लोग के आसपास है जो PIO है। और अगर मैं डायस्पोरा की बात करूँ तो लगभग उस 2.9 मिलियन यानी कि 29 लाख के आसपास होगा जी, और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि आसियान एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक है, अगर आप अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन और उसके बाद अगर बात करें तो 125 से 130 बिलियन के आसपास या उससे ज़्यादा भी हमारा उसके साथ ट्रेड होता है। तो वह रूट जो मलक्का का रूट जिसकी बात की, तो उसका माध्यम तो वही है, उसी रास्ते से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मलक्का स्ट्रेट का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मलेशिया के साथ और नीचे इंडोनेशिया, इन दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने जरूरी हैं। सिंगापुर के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी सीधे मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने संबोधन की काफी हाईलाइट रही और उन्होंने लिविंग ब्रिज कहा। वहाँ मौजूद जो भारतीय प्रवासी हैं, जो वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं, किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र? पीएम ने भारतीय संस्कृति, त्योहारों और विरासत की भी बात कही और बहुत ज्यादा जोश वहां पर देखने को मिला। बिल्कुल, शैलेंद्र से हम बात थोड़ा करेंगे। सा वहां पर बिजी हैं, ये बताया जा से रहा हम है, बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती सर, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और फिनटेक का जिक्र भी किया। बहुत जल्द जो भारत का UPI है वो यहाँ पर मलेशिया पहुंचेगा। किस तरह से देखते हैं कि मलेशिया में जो भारतीय प्रवासी है, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, अब वो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार के रूप में भी उन्हें देख रहे हैं यहाँ पर, और जो भारत की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो भारत ने जो परंपरा की शुरुआत की है, अब उसका एक्सटेंशन मलेशिया में भी देखने को मिलेगा। देखिए, UPI सिस्टम तो काफी जगह फैल चुका है, क्योंकि जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनके कनेक्शंस तो इंडिया में है ना, उनके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं वो आना जाना करते हैं, पढ़ाई करते हैं इंडिया में आके।
मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे हॉस्टल में कई मलेशिया से लोग लड़के हमारे साथी जो थे वो पढ़ते थे हमारे साथ। तो ये सारी चीजें जो है, अब मनी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो यूपीआई अगर चालू हो जाए तो बहुत सुविधा होगा, अगर जो टूरिज्म के लिए होगा, बहुत सारी चीजों के लिए होगा। जो मलेशियन टूरिस्ट यहाँ आएंगे या बिजनेसमैन आएंगे, कोई भी आएगा, तो उसको पेमेंट करने में आसानी होगी। अपना डेली जो भी चीजें हैं जो पेमेंट करना पड़ता है, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और मलेशियन कंपनीज भी यहाँ का काम करते हैं, काफी मलेशियंस यहाँ पे हैं, इंडिया में भी उनका इन्वेस्टमेंट्स भी है ऑयल सेक्टर में। और वो मतलब हमारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें मलेशियंस कंपनीज ने काफी मतलब भागीदारी की है। कई, अब मुझे याद नहीं है कितने किलोमीटर उन्होंने बनाया है इंडिया में, भारत के कंपनीज भी वहाँ है। तो इनको सबको सुविधा हो, क्योंकि ये जो मनी ट्रांसफर है ये यूपीआई मेथड से इतना आसान हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें अगर मलेशिया आ जाता है तो ये एक्सपेंडेड होगा। ऑलरेडी यूपीआई जो अब दुनिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम हो गया है, और सिर्फ वीजा भी सबसे नंबर 1 पे है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी, क्योंकि ये, और दूसरी बात है कि जो कल्चरल एस्पेक्ट है, देखिए आप जैसे आप देख रहे हैं कि डांस हो रहा है, और नेचुरली थोड़ा सा साउथ इंडियन क्लासिकल उसमें झलक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब ये लोग आते हैं इंडिया में डांस सीखने, वो उनके लिए भी आसान हो जाएगा यूपीआई सिस्टम। तो ये मैं समझता हूँ। और जो डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जो हैं, अभी हमको तो पता ही है कि हम जिस दिशा में जा रही है वहाँ पे एआई बन रहा है और बहुत सारी चीजें बन रही है। तो उसमें हम लोगों को तो नेचुरली कोऑपरेशन के माध्यम से इंडिया में काफी उसके लिए, जैसे आईटी में इंडिया का काफी नाम है, तो उसमें कोऑपरेशन हो सकता है और होगा भी, मुझे लगता है, क्योंकि कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। वहाँ से हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमको आगे देखकर, मतलब फ्यूचर की तरफ देखकर ये सब काम हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार, अगर हम मलेशिया की बात करते हैं तो पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा नाम आता है, और पाम ऑयल कहीं न कहीं दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं उनको आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही हुई है। लेकिन आगे बढ़ना है, दूसरे क्षेत्रों की बात करें और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तकनीकी की हम बात करें, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल की हम बात करें या एआई की हम बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, इन क्षेत्रों में दोनों देश किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, कितना स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसा कि हमारे एम्बेसडर साहब ने बताया अभी कि जो फिनटेक है उसमें जिस ढंग से हम कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मलेशिया में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन, जो रेजिलियंस की हम बात करते हैं। जिस ढंग से चीन ने पूरी रेयर मटेरियल और उसके बाद जिस ढंग से उसका दबदबा है, और अमेरिका का जो चिप्स हैं उस पर जिस ढंग से दबदबा है, तो उसके बाद अगर हमेशा ये डर बना रहता है देशों को कि अगर ये दोनों सप्लाई करना बंद कर दें तो क्या होगा, और ये दोनों ऐसी धमकी दे चुके हैं कई देशों को। तो वैसे में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मलेशिया ने काफ़ी प्रगति की है, मैं बता दूं। और प्लान यह भी प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, और अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो उसमें देखेंगे कि खासकर प्रोसेसिंग के सेक्टर में, जो सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग यूनिट्स इत्यादि के क्षेत्र में, और उसका फिर टेस्टिंग के क्षेत्र में, इसमें मलेशिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। और मुझे लगता है कि उसमें भारत और मलेशिया के साथ आने की काफ़ी संभावना है। और फिर जो एआई का क्षेत्र है, एआई का क्षेत्र में अभी जो दबदबा है, आप जानते हैं कि अमेरिका का दबदबा है, और दूसरी तरफ चीन भी डीप सीक इत्यादि और जो अल्टरनेटिव उनका है वह डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बाकी देश हैं वो, उनको कई बार डर लगता है कि एक तो कि उसके माध्यम से वो डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच में मलेशिया और इसमें जो चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन स्किल्ड और जो सॉफ्टवेयर स्किल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है,
तो इन दोनों देशों में जो डेटा सेंटर्स हैं और लोकलाइज डेटा सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी संभावना होती है। और खासकर जो मिडिल लेवल कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में सहयोग डेटा इशू को लेके, एआई को लेके, सेमीकंडक्टर को लेके और अस्योर्ड जो सप्लाई सिस्टम होता है उसको लेके, तो मुझे लगता है कि इनमें काफ़ी सहयोग की संभावना है। और इसके अलावा आप देखें कि जो साइबर इशू है अभी के टाइम पे, साइबर क्राइम से लेके जो साइबर कॉपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना बनता है। और दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी मैं बता दूँ, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होते हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हुए हैं, एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज हुए हैं, तो उससे भी रिलेटेड जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इत्यादि का जो प्रयोग होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जो कॉपरेशन हो सकता है। तो इन सारे क्षेत्रों में मैं बताऊं कि दोनों देशों में काफ़ी कॉपरेशन की संभावना है। और प्रधानमंत्री का अभी जॉइंट स्टेटमेंट आएगा जो मीटिंग के 2 दिन की मीटिंग के बाद, उसमें आप देखें कि इसका खासा उल्लेख होगा कि दोनों देश जोर दें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे ये इंटीग्रेट करने की, कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर कुमार ने रक्षा क्षेत्र का भी जिक्र किया जिस पर खासा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। चक्रवर्ती सर, यहाँ पर रणनीतिक सहयोग में बात हो रही है, तो इस यात्रा में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने पे भी खासा फोकस यहाँ पर रहेगा दोनों देशों का। अगर हम बात करें डोनियर विमानों की बिक्री हो या फिर स्कॉर्पियन पनडुब्बी या Su-30 विमानों की रखरखाव की चर्चा अगर भी इसमें शामिल होती भी नजर आएगी, किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र में दोनों देश कैसे एक अगले पड़ाव पर हम जा सकते हैं? मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है मलाक्का स्ट्रेट्स के बारे में। जो नेवल डोमेन है उसकी जो महत्व, मतलब जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जब अगर आप नेवल डोमेन या जो मतलब जो मैरीटाइम डोमेन को देखें, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि वो नेवी के साथ हमारी कोऑपरेशन हो रही है। और ये भी हमें पता है कि मलेशिया के पास रशियन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। अब उसकी सर्विसिंग वगैरह वो रशिया के साथ शायद हमारा समझौता भी है कि उसका सर्विसिंग वगैरह हम लोग करते हैं, क्योंकि इंडिया के पास उसकी काबिलियत है। हमने बहुत सालों से सोवियत, फिर उसके बाद रशियन एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे इन्वेंट्री में रह चुका है। और एक और चीज थी जी, सबमरीन की जो बात थी। अब इंडिया भी उसमें सर्विसिंग के क्षेत्र में उनकी जो सबमरीन्स हैं वो उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। और हमारे एक्सरसाइज तो होते रहते हैं, और सिंगापुर के साथ तो खैर काफी ज्यादा होते हैं, पर मलेशिया के साथ भी हो चुके हैं, थाईलैंड के साथ भी होते हैं हमारा, मुझे याद है मैं जब वहां था थाईलैंड। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो डिफेंस सेक्टर है, और अभी आपको मालूम है कि इंडिया काफी डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट पे काफी वो कर रहा है, जोर दे रहा है। अब ब्रह्मोस है, जैसे इंडोनेशिया के साथ तो बात चल ही रहा था, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेचा है, उधर वियतनाम भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, इंडोनेशिया भी दिखा रहा है। और मैंने सुना है कि वो लोग जो उस साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं जो नए एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, वो रफाल की तरफ झुक रहे हैं जी। तो अगर रफाल वहाँ खरीदते हैं, फिर उन्हें सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं, इस पे कोऑपरेशन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। एक लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारे साथ जो उनके संबंध बढ़ रहे हैं, इसका एक और बहुत बड़ा कारण चाइना है, क्योंकि वो चाइना के साथ काफी जुड़े हुए हैं इकोनॉमिकली। 300-400 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। सप्लाई चेन्स की जो बात हुई अभी, प्रोफेसर साहब ने बोला कि उसमें वो लोग लिंक्ड है चाइना से। अब वो सप्लाई चेन के साथ हम भी लिंक होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सब मिलाकर मलेशिया के साथ तो लगता है मतलब संबंध आगे बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। ठीक है डॉक्टर कुमार, जो चक्रवर्ती साहब बोल रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो चाइना के साथ वहाँ पर उनकी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है, उससे भारत भी जुड़ना चाहता है। लेकिन इसका एक अगर दूसरे पहलू की हम बात करें, कहीं ना कहीं जो आसियान के अंदर में एक चाइना सेंट्रिक ब्लॉक बनने से रोकना, और साथ ही साथ उन देशों को जो पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड हैं अपनी सप्लाई चेन के लिए, उनको एक विकल्प देना, इसमें भारत कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है चंद्रशेखर जी, मैं बताऊं, क्योंकि चीन का जो प्रभाव है ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में आर्थिक कारणों से काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर देश जो हैं, आप जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसमें मलेशिया सबसे आगे है, मैं बता दूं। तो ज़्यादातर देश उसमें BRI के पार्ट हैं पहले तो,
और BRI एक कोई मल्टीलैटरल नहीं है, ये एक तरह से यूनिलैटरल चीन की पॉलिसी है जहाँ पे चीन इन्वेस्ट करता है, अपने लेबर के माध्यम से काम करता है। और दूसरा कि इसके अलावा जो चीन वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है उसका एक प्रमुख कारण है RCEP, जो कि इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, जिसको कि भारत ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। भारत को डर था कि उससे जो चीन का जो प्रोडक्ट्स है वो भारत में डंप किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आसियान के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, पहले से ही एग्रीमेंट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हैं पहले से ही। तो वैसे में मुझे लगता है कि मलेशिया की भी आवश्यकता है कि मलेशिया अगर डाइवर्सिफाई करना चाहे तो भारत एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज कर रहा है। लेकिन चूंकि अगर आपको चैलेंज करने की बात करते हैं चीन को, तो उसमें जब तक चूंकि RCEP के सारे हिस्से हैं उनका BRI का हिस्सा है, तो वैसे में चीन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और उसको काउंटर करना मुझे लगता है कि भारत के लिए या फिर भारत को छोड़े अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। चीन का जिस ढंग से वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस ढंग से टेक्नोलॉजी है जी। लेकिन यह जरूर है कि ये सारे देश भी एक तरह से कई बार जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, आसियान के जो देश हैं, वो एक तरह से डाइवर्सिफाइड और एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, चूँकि ये देश सारे छोटे छोटे हैं, इनको यह भी डर लगता है कि चीन कहीं बहुत बड़ा डोमिनेंट पावर हो ना जाए उस पूरे क्षेत्र में, तो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते रहता है। और कई देश हैं जो कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, कुछ देश हैं जैसे कि वो भारत से भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे में हमारा जो ट्रेड होता है, अभी देखेंगे आसियान के साथ लगभग 125 से 130 बिलियन में एक औसत आंकड़ा बता रहा हूँ, तो उतना के आसपास होता है। लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है काफ़ी ज़्यादा है, 44 बिलियन के आसपास या उससे भी ज़्यादा हमारा इन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट होता है। और उसका एक कारण यह है कि हमने जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट किया था मुझे लगता है कि 2010 में 10 के आसपास, तो उसके माध्यम से हमारा जो इम्पोर्ट है काफ़ी वहाँ से ज़्यादा हो गया है। और प्रधानमंत्री का जो आसियान के साथ जो भी मीटिंग्स होते हैं उसमें अभी भी जो मलेशिया के साथ एग्रीमेंट होगा, तो उसमें हमेशा इस बात का जोर होता है कि कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को वहाँ पे बढ़ा सकें। अब हम जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो कि ये सारे देश पूरी तरह से अपने नॉन टैरिफ बैरियर के माध्यम से कई बार जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि उस पर टैरिफ कई दूसरे माध्यम से लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक इशू आता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है कहने को तो ये साउथ ईस्ट एशिया के होते हैं, लेकिन कई बार वो चीन के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से भारत में आते हैं। तो उससे जो डेयरी है या फिर जो दूसरे छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे इम्पैक्ट होते, एग्रीकल्चर, डेयरी और जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे छोटे मोटे, तो वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। और वह एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है वह एक बड़ा इशू है, और उसमें भी देखें कि अभी एक बातचीत चल रही है आसियान के साथ कि उसको कैसे रिवाइज किया जाए। और चूंकि इसके साथ जो मलेशिया है उसके साथ हमारा ट्रेड लगभग $20 बिलियन के आसपास होता है, जिसमें कि 13 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं और लगभग 7 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ भी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कैसे कम करें, तो ये सारे चीज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यस, सही बोला आपने कि चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है, और चाइना को बैलेंस करना मुझे भारत के लिए भी जरूरी है, और मलेशिया और बहुत सारे देश जो है साउथ ईस्ट एशिया के, वो ठीक है। यहीं पर चक्रवर्ती साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि इस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म किया जाए? देखिए, ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम ज्यादा सामान हम ज्यादा सामान खरीदते हैं और कम सामान बेचते हैं। मर्चेंडाइज ट्रेड की अगर बात करें, सर्विसेज ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इस फिगर में 20 बिलियन के फिगर में मेरे ख्याल में सर्विसेज ट्रेड नहीं है और ये मर्चेंडाइज ट्रेड है। तो मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब सामान, गुड्स एंड कमोडिटीज, ये हम किस तरह से ज्यादा कर सकते हैं। तो एक तो टैरिफ की बात होती है, जो बैरियर्स इसमें क्या है, टैरिफ्स होते हैं और नॉन टैरिफ्स होते हैं। सारे देश ही थोड़ा बहुत टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, पर उसमें अगर समझौता हो जाए, हमको भी खोलना पड़ेगा। जैसे हम इंडिया EU ट्रीटी में हमने जीरो ड्यूटी वगैरह जो हमें मिलेगा, हमें भी उनको देना पड़ेगा। इधर अमेरिका के साथ भी जो हो रहा है, तो ये लेन देन की बात होती है, मतलब गिव एंड टेक, ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम मलेशिया के साथ बात करने के लिए जो हमारे ऑफिशियल्स वगैरह जरूर बात कर चुके हैं, और पता नहीं क्या अभी आने वाला है, इस तरह के एग्रीमेंट्स वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक और, क्योंकि वहाँ पे एक बाजार तो है हमारा, जब अगर
7 बिलियन का जा रहा है वहाँ पे, तो बाजार है, मतलब उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। और एक कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स वगैरह और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं और क्या क्या वहाँ पे हम भेज सकते हैं, उसका एक मतलब एक बड़ा सीरियस स्टडी भी करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये जो हमारे हमारे जितने भी जो जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह हैं वो लोग करते हैं और उनको पता है क्या किस तरह के सामान हम वहाँ बेच सकते हैं। अब कोई अगर इंडिया का सामान वहाँ लेगा, वो कंपेयर करेगा कि वो चाइनीज के साथ कंपेयर करेगा या किसी डोमेस्टिक, जैसे हम लोग करते हैं अपने बाजार में कि हम क्या खरीदे जाके। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं जब, और हमारे यहाँ वो किस दाम पे बन सकती है और किस दाम पे भारत डोमेस्टिकली। तो भारत सरकार ने काफी सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा उन सेक्टर्स में जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ मलेशिया में हम सामान बेच सकते। पर ये होने वाला है क्योंकि भारत में अभी जो हम लोग मेक इन इंडिया प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये सप्लाई चेन्स इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सप्लाई चेन्स का मतलब ये है कि एक सामान यहाँ बनता है, दूसरा सामान वहाँ बनता है, कहीं और देश में बनता है, और तीसरे देश में जाके वो मतलब उसको मिला के फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये मुझे मालूम है क्योंकि थाईलैंड में जैसे फोर्ड कंपनी के जो इंजन्स थे वो हमारे चेन्नई से जाते थे बन के, वो वहां जाते थे, फिर उनकी फिटिंग वहां होती थी, बॉडी वगैरह। तो ये सप्लाई चेन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर, तो मुझे लगता है सप्लाई चेन्स पे हमको ध्यान देना चाहिए और उसको हम किस तरह से उसको मतलब उनके साथ जुड़ सकते हैं। और सिर्फ मलेशिया ही नहीं, सारे देश जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वो अच्छे इकोनॉमीज हैं और अच्छी तरक्की कर रहे हैं वो लोग, तो इनके साथ जुड़ने से हमें भी फायदा हो। ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, इसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि कैसे जितना पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। AITI समीक्षा भी इस वक्त रुकी हुई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बात की कि 10 वर्ष पहले हम पोटेंशियल की बात करते थे, आज मैं भारत की परफॉर्मेंस का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ अपने संबोधन में। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को लेकर यह जिस मंत्र के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है, अपने बाजारों का विस्तार कर रहा है, जिस तरह से आज विश्व के कई देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं? किस तरह से जो बॉटलनेक्स, जिन चुनौतियों का जिक्र आप दोनों ने किया, उनको दूर करते हुए हम किसी तरह के समझौते की और ब्रेक थ्रू की उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि और आपने भी इसका इशारा किया कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स जो है उसको वो रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं बातचीत दोनों में चल रहे हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल उन पे बातचीत पहले से ही कर रहे हैं और इसको करना जरूरी है। क्योंकि क्या हुआ कि जो आसियान के साथ पहले देखेंगे कि जो 2010 से पहले का ट्रेड देखेंगे, जो डेफिसिट आप देखेंगे तो केवल $7 बिलियन होता था, और अभी आप देखें कि लगभग मतलब 40 बिलियन से भी ज़्यादा का जो वो डेफिसिट बताया जा रहा है। तो वैसे में हमारे और मैं ट्रेड का वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट जो हमने किया था 2010 में, और उसके बाद और भी 2015 में इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर में भी हुआ, तो उससे क्या हुआ है कि आसियान को ज़्यादा फायदा हुआ है। आसियान के गुड्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आसियान के गुड्स में जो इश्यूज हैं कि एक तो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ है, जिसकी बात अभी हमारे एम्बेसडर साहब ने बड़े अच्छे से की, तो वह है कि ये सारे देश बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी भारत के इसमें लगाते हैं। और दूसरा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में डिले करते हैं कई बार। तो कस्टम क्लियरेंस में डिले होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइम पे पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता और महंगा भी हो जाता है। तो उस पर मुझे लगता है कि एग्रीमेंट होने की संभावना है, भारत उस पर जोर देगा। और एक रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि कई बार क्या होता है कि चीन से आप ये सारे देश, वियतनाम, इंडोनेशिया या मलेशिया या थाईलैंड, वो वहाँ से खरीदते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और ताकि वो बिल्कुल रूल्स ऑफ ओरिजिन को किसी ढंग से वायलेट किया जा सके और फिर उस प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। और इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि हमारे मार्केट में वो प्रोडक्ट्स आसियान में कई बार दूसरे देश के प्रोडक्ट हैं, आसियान के रास्ते से वो हमारे यहाँ चला रहा है। लेकिन यह भी बता दें कि अभी का जो समय है, आप जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समय है और हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, अब अमेरिका के साथ भी अब जीरो टैरिफ पे हम ट्रेड करने की हम बात कर रहे हैं।
तो वैसे में आसियान के साथ हम पहले से कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम पहले से कर चुके हैं, सिंगापुर के साथ हमारा है ही, सिंगापुर तो वैसे भी आसियान का पार्ट है। तो वैसे में ज़रूरत यह है कि हम अपने ट्रेड को वहाँ पे बढ़ाएं, और ट्रेड बढ़ाने हमारा जो एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें मिनरल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें मलेशिया की बात करूँ तो लगभग 1 बिलियन डॉलर उसका इन्वेस्टमेंट होगा, और मलेशिया में भारत का इन्वेस्टमेंट लगभग 2.6 बिलियन डॉलर, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो वैसे में कई बार हम देशों को बोलते हैं कि अगर आप हमारा ट्रेड डेफिसिट है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। यह भी मुझे लगता है कि एक तरीका होता है। कई बार रूस को हम बोल चुके हैं, दूसरे देश यूरोपियन यूनियन इत्यादि को भी हम बोलते रहते हैं। तो वैसे में हमें ज़रूरत है कि इन देशों को यह बोलें कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं किसी विकास से, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट को तो ज़रूर बढ़ा सकते हैं। और ये जो आसियान का क्षेत्र है, ये इकोनॉमिक की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है भारत से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताया जाता है इकोनॉमी, और लगभग 60 करोड़ के आसपास वहाँ पे जनसंख्या है। तो और चूँकि मिडिल इनकम कंट्री की तरह है, तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की काफ़ी संभावना, और ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही मतलब नज़दीक का एरिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा कम होगा। तो एक्सपोर्ट की काफ़ी संभावना है, और नियर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ये फॉल करता है सारा रीजन। तो उस हिसाब से यह मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, डॉक्टर कुमार चक्रवर्ती साहब हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे इस विषय पर। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में हैं और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा को लेकर के। हम बात कर रहे हैं कि भारत और मलेशिया के संबंध कितने मजबूत हैं और आने वाले समय में कितना स्कोप है इन संबंधों को और मजबूती देने के लिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि मलेशिया में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और खासतौर पर वहाँ के स्कूलों में हिंदी सहित कई भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने एक स्कूल में जाकर अध्यापकों और छात्रों से भारतीय भाषाओं पर की खास बातचीत। हम इस वक्त खड़े हैं कुआलालंपुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे साथ यहाँ पर देखिए छात्र छात्राएं हैं। ये तमिल सीखती हैं, संस्कृत सीखती हैं, हिंदी सीखती हैं, और टीचर्स भी हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, तमिल पढ़ाने के लिए और संस्कृत पढ़ाने के लिए। मैडम, आप कौन सा भाषा पढ़ाती हैं, थोड़ा सा बताइए, और कितना बच्चे उत्साहित रहते हैं, खासतौर पर भारतीय मूल के जो बच्चे हैं वो भारतीय भाषा सीखने को लेकर? देखिए, अपनी मदर टंग के लिए तो सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको हिंदी बहुत अच्छे से आए और वो बोलना भी चाहते हैं। बट हाँ, कुछ बच्चे जो कि के साउथ से हैं या कुछ, उनका उतना क्लियर नहीं है, बट दे वांट टू लर्न। मेरे को हिंदुस्तान जाना भी बहुत, मेरे को मतलब दिल से खुशी होती है जब मैं जाता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी हमारे इतने अच्छे जो हमें मिल रखे हैं, उनसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता जो हमें। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहेंगे? क्या जानते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे तनाव को समझना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, वो हमारी मदद करना चाहते हैं।
वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के छात्र छात्राओं को समझना चाहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कुआलालंपुर में, मलेशिया में बड़ी संख्या में जो भारतीय भाषा है वो सिखाई पढ़ाई जाती है। वो हिंदी सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, मराठी सीखते हैं। भारतीय भाषाओं का उनका जो प्रेम है वो यहाँ पर वो उसे सीखते हैं, जिससे कि भारत से जुड़े रहें, भारत के प्रति उनका लगाव दिखता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। तो हिंदी की आज बढ़ती महत्ता, और सिर्फ मलेशिया नहीं, दुनिया के कई देशों में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली चली जा रही है। और अब बात करेंगे योग की भी। मलेशिया में योग तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में मलेशियाई लोगों ने भी योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। आइए देखते हैं संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की कुआलालंपुर से ये विशेष रिपोर्ट। बीते वर्षों में दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। नए नए योग केंद्र खुल रहे हैं और उसमें योग सीखने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में और इस योग केंद्र पर आप देखिए, यहाँ योग टीचर योग सिखा रहे हैं और आप देखिए कि इसमें जो मलेशिया के लोग हैं और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो योग सीख रहे हैं, नियमित योग सीखते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो योग की जो लोकप्रियता है, योग के बारे में जो जागरूकता है, वो दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर मलेशिया में, कुआलालंपुर में, जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि नए नए योग सेंटर खुल रहे हैं। योग सीखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। We thank the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for introducing yoga to all Malaysians and also the whole world. मलेशिया में सब तरह की नेशनैलिटीज़ रहते हैं यहाँ पे, चाइनीज़, मले और इंडियंस, पर सारी नेशनैलिटीज़ योगा करती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके योगा को स्प्रेड करा है। It made more people around the world aware of yoga, and people come to love. Even I'm not from India, and I fell in love with yoga. And along the way, I learned a lot about myself and the art of yoga as well. Here in Malaysia has taken, I would say, a great development, especially after COVID. Everybody is more concerned about mental health and how do they deal with stress and pressure. And I think a lot of people have moved towards yoga. कुआलालंपुर में योग सिखा रहे शिक्षक बताते हैं कि 2014 के बाद बड़ा बदलाव आया है कि जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ से लगातार सपोर्ट मिलती है, उनसे बातचीत होती है कि कैसे योग को घर घर तक मलेशिया में पहुँचाया जा सकता है। और उसके बाद जागरूकता बढ़ी है, संख्या बढ़ी है छात्रों की, सीखने वालों की। और आप देखें कि योग सेंटर्स पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं योग सीखने के लिए, और कई बार तो उन्हें अलग अलग समय के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि कब वो क्लास में योग सीखने आए। तो एक बड़ा बदलाव आया है। हम देख रहे हैं कि योग को लेकर न केवल जागरूकता बढ़ी है बल्कि नियमित योग करने वालों की संख्या भी मलेशिया में बहुत बढ़ी है। और उसमें सिर्फ भारतीय लोग नहीं हैं, भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, मलेशिया में रहने वाले अलग अलग देशों के लोग मलेशिया के योग सेंटर्स पर योग सीखने आते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। शैलेंद्र की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजन कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर अगर योगा और आयुर्वेदा की हम बात करें तो जिस तरह से शैलेंद्र अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से 2014 के बाद वहाँ पर योग को, आयुर्वेद को किस तरह से वहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। योगा और आयुर्वेदा की हम बात करें तो ये किस तरह से दोनों देशों के जो संबंध हैं उसको मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो रहा है। डॉक्टर कुमार शेखर जी, जहाँ तक इन योग की बात करूँ या फिर जो आयुर्वेद इत्यादि की बात करूँ तो मैंने दोनों देशों के पहले के एग्रीमेंट्स को देखे हैं और एमबेसी के साइट्स पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा यह बात कि दोनों देशों में काफ़ी एग्रीमेंट्स हुए हैं आयुष को लेकर। जैसे आयुष जो हमारा जो आयुर्वेद वाला है
तो उस पर काफ़ी एग्रीमेंट हुए हैं। तो इसको जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बोला जाता है एक तरह से सॉफ्ट पावर के रूप में बोला जाता है जी। कि जो आप इकोनॉमी और मिलिट्री इत्यादि तो हार्ड पावर है ही, लेकिन एक सॉफ्ट पावर की बात होती है। और चूंकि आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप जानते हैं कि वहाँ पे तमिल कितना बड़ा एक डायस्पोरा है और तमिल स्पीकिंग लगभग 90% वहाँ पे हमारे डायस्पोरिक पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो वहाँ पे कल्चर है जिसकी बात प्रधानमंत्री अपने संभाषण में कर रहे थे, तो कल्चरल इंटरेक्शन जो होता है हिस्टोरिकली और अभी भी हो रहा है, तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं अभी, जैसे कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी चर्चा कर रहे थे कि वहाँ के लोग हिंदी या तमिल गाने गाते हैं। यह इसका मतलब यह है कि हमारा किस ढंग से बॉलीवुड या जो तमिल का जो फिल्म का परंपरा है, तो उससे कैसे वहाँ पे लोग काफ़ी इफेक्ट होते हैं, काफ़ी लोग उसको लाइक करते हैं और उसको वहाँ पे प्रसार भी करते रहते हैं। और उसी दृष्टिकोण से आप देखें कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं मलेशिया के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस ढंग के बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट 2014 के बाद हुए हैं। तो आयुर्वेदा को लेके, योगा को लेके और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन इत्यादि दूसरे, और योग आयुर्वेद ही नहीं, यूनानी, होम्योपैथ इत्यादि और सारे एग्रीमेंट्स वो फॉर्मल एग्रीमेंट के हिस्से हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं वहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं भारत का जो एक तरह से ग्रोइंग सॉफ्ट पावर है उसको दिखाता है। कोल्ड वॉर के दरमियान क्या हुआ था, शीत युद्ध के समय क्या हुआ था कि मलेशिया चूंकि एक तरह से अमेरिका के प्रभाव में था, एक तरह से दूसरा हिस्सा था, तो वैसे में हमारे संबंध बीच में टूट गए थे। लेकिन हिस्टोरिकली हम इन सारे क्षेत्रों से मैं बताऊं काफ़ी करीब रहे। एंशिएंट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से करीब थे, और उसके बाद से बीच में थोड़े से गैप आ गए थे, और ब्रिटिश इंडिया के समय थोड़ा और कुछ कनेक्शंस भी बने, लेकिन कुछ गैप्स भी आ गए थे। लेकिन कोल्ड वॉर के समय ये थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया था, उसको फिर से मुझे लगता है कि रिवाइव करने की संभावना है, क्योंकि ये सारे क्षेत्र जो मैं बताऊँ साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पे दो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। एक तो ऊपर से चीन का प्रभाव दिखेगा, और एक जो इंडिक सिविलाइजेशन है उसका प्रभाव आपको काफ़ी ज़्यादा सारे देशों में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि उस पर काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। वहाँ पे कई जगह पे टेम्पल है, बुद्धिज़्म आप जानते हैं कि कैसे बहुत जगह से वहाँ पे रिलीजन है, हिंदुइज्म के कई टेम्पल्स, हिंदुइज्म का काफ़ी इम्पैक्ट है। गुरुद्वारे भी हैं वहाँ बहुत सारे, गुरुद्वारे जी बिल्कुल, गुरुद्वारे भी हैं वहाँ बहुत सारे। तो ये सारा चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है उसको दिखाता है, और अभी उसको फिर से मुझे लगता है कुछ दृष्टिकोण से भी रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल चक्रवर्ती सर, बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा का भी जिक्र करना चाहेंगे। हमारे संवाददाता ने वहाँ के एक स्कूल से भी रिपोर्ट दिखाई कि खासतौर पर हिंदी, तमिल जो भारतीय भाषाएं हैं बेहद लोकप्रिय हैं और स्कूलों में सिखाई जा रही हैं। शिक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच MOU भी हुआ है। भारत अगर हम बात करें तो मलेशिया में भी भारतीय की छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारत में भी है। किस तरह से देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार की संभावना है और दोनों देश इस क्षेत्र में भी साथ में काम करते हुए नजर आते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे बेहतर होते संबंधों का। देखिए, भाषा जो है वो एक बंधन होता है, वो एक बॉन्ड होता है। अगर आप कहीं बाहर जाएं और आपके जो सहभाषी मिल जाए कोई रास्ते में, तो आप हिंदी में बात करेंगे या जो भी भाषा है, तमिल, आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड बनता है, एक कल्चरल कनेक्ट जो है। और फिर हम ये इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी बॉलीवुड की मूवीज बड़ी पॉपुलर है सब जगह, तो वो, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, जो तमिल मूवीज हैं, तेलुगु मूवीज हैं, हिंदी मूवीज हैं, जो भी भाषा में मूवीज हम बनाते हैं वो बड़ी पॉपुलर है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में सब कुछ देख सकते हैं आप। तो उसमें भी जो भाषा जो लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो है, पर जो भाषा को और अच्छी पकड़ उसमें लाना चाहते हैं, तो वो तो भाषा की तरफ झुकेंगे कि हाँ चलो हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो हमें उस भाषा को हमको अपनाया जाए, सीखा जाए। तो इस तरह की जो इंसेंटिव्स होती हैं, तो उसके लिए आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। भाई टीचर चाहिए, या इंडियन कल्चरल सेंटर है वहाँ आप योगा सिखाइए, लैंग्वेज सिखाइए, हिंदी टीचर रखे, या वहाँ के जो स्कूल हैं जहाँ पे भारतीय मूल के लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे टीचर वगैरह कैसे उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इससे वो जो कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ता है कल्चरल और एजुकेशन फील्ड में। और दिस इज अ पीपल टू पीपल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे इस तरह के कनेक्टिविटी बढ़ने से नेचुरली संबंध अच्छे होते हैं, लोग आना जाना करते हैं। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ें
या फिर जो इंडिक सिविलाइजेशन की बात परसा साहब ने की, तो इंडिक सिविलाइजेशन का छाप तो वहाँ हर जगह है। अब कहीं भी देख लो, इंडोनेशिया में तो नाम भी है, मलेशिया में उतने नाम नहीं है क्योंकि वो उनका थोड़ा सा अलग सा डेवलपमेंट हुआ था, पर कई जगह हैं, आप चले जाइए थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, एवरीवेयर यू विल फाइंड बुद्धिस्ट एंड हिंदू और सनातन का छाप जो आपको मिलेगा। और अभी भी है। थाईलैंड में मैं जब था कि वो बुद्धिस्ट कंट्री है, 95% बुद्धिस्ट कंट्री है, पर उनके राजा के दरबार में जो पूजा होता है वो हिंदू करता है। तो इस तरह की चीजें हैं घुल मिल के बुद्धिज्म और हिंदुज्म सनातन धर्म में जो एक मिक्सचर, जो एक सिंथेसिस हुआ है, वो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। और जावा है, जैसे बोरोबुदुर है, या सिएम रियप में अंकोर वाट वगैरह है, ये सारे मतलब इतने सारे चीजें हैं वहाँ पे। चंपा किंगडम जो था वियतनाम में, सारी चीजें हैं। और मैं तो फिलीपींस जब गया था तब मुझे पता चला कि वहाँ भी एक रामायण का वर्जन होता है और उसको वो ओपेरा की स्टाइल में करते हैं। तो ये सारी जो बंधन है, ये जो कनेक्टिविटीज हैं, इसका तो हमको बढ़ावा देना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग फिर हमसे जुड़ते हैं और इससे दोनों देशों को फायदा। ठीक, बिल्कुल। जो भारत की कला संस्कृति है वो सिर्फ हमारी परंपराएं नहीं बल्कि जीवित धरोहर है, जो ना सिर्फ पीढ़ियों को बल्कि दो देशों को भी जोड़ती हैं। आइए आपसे जुड़ी इससे खबर आपको दिखाते हैं। कुआलालंपुर के धार्मिक स्थल मलेशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक स्थल है श्री वीर हनुमान मंदिर, जो कि भारतीय मूल के श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी आकर्षण का केंद्र रहता है। मैं इस वक्त कुआलालंपुर में श्री वीरा हनुमान टेम्पल के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये बेहद खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ठीक पीछे आप हमारे मंदिर देख रहे हैं, जहाँ पर न केवल भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग, बल्कि दुनिया भर के लोग जो यहाँ आते हैं वो इस जगह पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये मंदिर खूबसूरती का एक उदाहरण है, किस तरह से यहाँ पर ये हनुमान मंदिर बनाया गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। A lot of my life is in favor to Hanumanji, and so I don't know, one of the principles I like to embrace as best I can is in Kali Yuga, Gyan is not required. So just following our heart, and then hopefully Hanumanji can guide us. Every day without fail, after work, I will come and see Hanuman, pray to him, how much of sorrows and heaviness I have inside also. Just that 5 minutes, I just come and talk to him, I feel very relieved. We are coming every time this temple because we are feeling peaceful like India. बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ का जो वाइब है, पॉजिटिव वाइब, आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा फॉरेन कंट्री में। एग्जैक्टली व्हाट फील वी गेट इट, वी आर लिविंग इन इंडिया ओनली। From the baby Hanuman to, that means you have everything here. No? We got 1,008 Hanuman statues here. तो वाकई ये यकीन करना मुश्किल है कि ये तस्वीरें भारत की नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेश की हैं, मलेशिया की हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। प्रवासी समुदाय के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की। भारतीय नृत्य की ये प्रस्तुति ने मलेशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस सामूहिक नृत्य में 800 कलाकारों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मलेशिया में करीब 30 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिनमें से 27 लाख से अधिक लोगों के पास प्रवासी भारतीय ओसीआई कार्ड है। प्रधानमंत्री ने भारत की तमिल संस्कृति को वैश्विक और तमिल साहित्य को अमर बताया। उन्होंने कहा कि भारत का तमिल समुदाय अपनी प्रतिभा से
पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। Tamil is India's gift to the world. Tamil literature is eternal and Tamil culture is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देश एक दूसरे देश की सफलता का जश्न मनाते हैं। ये दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। We elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. We celebrate each other's success just as our own. I was touched by Prime Minister Anwar Ibrahim's good wishes on the historic success of Chandrayaan-3. I agree with you, my dear friend. India's success is Malaysia's success. It is Asia's success. That is why I say the guiding word of our relationship is impact. Impact means India-Malaysia partnership for advancing collective transformation. बिल्कुल। और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और उन्हें घनिष्ठ मित्र बताया। उन्होंने कहा कि जब विश्व अनिश्चितताओं में घिरा है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का शांति की वकालत करना सराहनीय है। At a time of great uncertainty in the world, our regions need voices that speak for dialogue over confrontation, for cooperation over narrow self-interest. Malaysia and India can be among those voices. Together with Prime Minister Modi, let me reiterate my commitment to deepen cooperation in trade, technology, education, culture, because the worth of partnership, of any partnership between nations, is measured in the end by the difference it makes to the lives of ordinary people. Prime Minister Modi ji, I followed your struggle, your political aspirations, and may I say this, I am fortunate to be a great personal friend of Modi ji of India. तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने वहां पर संबोधित किया। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम लगातार भारत और मलेशिया के जो संबंध हैं उनको लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज।
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया की यात्रा पर हैं और मलेशिया में कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर भारी संख्या में आए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं और वहां पर मलेशिया के लोग भी उनमें शामिल थे, उनको प्रधानमंत्री ने वहां पर संबोधित किया। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने बल्कि उनके साथ जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी वहां पर लोगों को संबोधित किया। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि भारत और मलेशिया के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में क्या कुछ स्कोप हैं इन संबंधों को और आगे बढ़ाने के। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक की हम बात करें या उसके अलावा साउथ चाइना सी की बात करें, एक तो इंडो पैसिफिक, दूसरा साउथ चाइना सी और तीसरा जो एक पॉलिसी है ना दूसरे देशों में काम करने की, जिस तरह से चीन काम करता है, कर्ज देता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम करता है, और भारत की जो पॉलिसी है एक मोहब्बत की पॉलिसी है, प्यार की पॉलिसी है, लोकतंत्र की पॉलिसी है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे विषय पर, अगर हम इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी और जिस तरह पॉलिसी है उसको लेकर के? देखिए, वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के देशों और खासकर जो बॉर्डरिंग एरिया जो साउथ चाइना सी का एरिया है, वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना भी है। जैसे चीन जिस ढंग से क्लेम करता है 9 डैश लाइन के हिसाब से जो साउथ चाइना सी में वो अपना जो क्षेत्र क्लेम करता है, तो उससे बहुत सारे देशों को दिक्कतें हैं। मैं बताऊं कि इससे सबसे बड़ा दिक्कत तो फिलीपींस को है, इधर देखेंगे, दूसरी तरफ आप देखें वियतनाम को दिक्कत है, ब्रुनेई, मलेशिया इत्यादि को भी वहाँ पे इश्यूज़ हैं और ताइवान का तो है ही। तो वैसे में वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यह भी सच है कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इन सारे देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें कि ज़्यादातर देश वहाँ पे जो शामिल हैं उसमें, तो उसके कारण से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। मलेशिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन दिक्कत चीनी जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि ये तो एक छोटे छोटे देश हैं। ये सारे देश जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं बहुत बड़े, एक इंडोनेशिया को उस ढंग से अलग कर दें तो उतने शक्तिशाली और जो कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करें इस ढंग के देश नहीं है, तो ये उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और दूसरा कि जो एक और जो डील हुआ था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप से उसको देख सकते हैं, तो उसमें चीन ने सारे वहाँ के जो देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनकी वो भी उसमें शामिल है, जापान भी शामिल है, कोरिया भी है। तो वैसे में इस कारण से वहाँ पे आर्थिक प्रभाव जो है उन पे जो साउथ ईस्ट एशिया आसियान के जो देश हैं उन पे चीन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका का प्रभाव इन सारे देशों पे आप देखेंगे कि कई मायनों में काफ़ी है, चूँकि ट्रेडिशनली भी उनका एक जो कोल्ड वॉर के समय से उनका इन्फ्लुएंस रहा है। आसियान इनफैक्ट एक क्रिएशन था उसको चीन को और उस समय के सोवियत यूनियन को बैलेंस करने के लिए। तो चीन का प्रभाव को रोकना एक तरह से मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भी चाहते हैं और वहाँ की सरकारें भी चाहती हैं और उसके लिए और कभी भी देखेंगे कि ये सारे देश ओपनली कभी चीन को क्रिटिसाइज उस ढंग से नहीं करते। मैं बता दूं साउथ चाइना सी में भी बड़े कॉशियस एंड केयरफुल रहता है। फिलीपींस को छोड़ दें तो इनके स्टेटमेंट्स बड़े ही कॉशियस एंड केयरफुल रहता है क्योंकि इनको डर लगता है कि चीन इनको दबा सकता है। तो वैसे में ग्रेजुअली ये साइलेंटली ये देश क्या करते हैं कि अपनी पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोका जा सके और एक बैलेंस भी, एक जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक बैलेंस भी क्रिएट किया जा सके। तो वैसे में यूरोपियन देशों के साथ, रूस के साथ, भारत के साथ इत्यादि अपने संबंध को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भारत का चूँकि ये सारे देश जानते हैं कि भारत एक इमर्जिंग शक्ति है, उनको पता है कि भारत की इकोनॉमी जो है अगर स्लो भी चलता रहा तो लगभग $30 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला अगले 15 से 20 वर्षों में। तो वैसे में इनके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, नज़दीक के सारे देश हैं और हमारे उनसे कोई झगड़े भी नहीं है, कोई डायरेक्ट टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट इन देशों के साथ हमारे नहीं है।
तो वैसे में ट्रेड की काफ़ी संभावना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन की काफ़ी संभावना है, कल्चरल एक फेमिलियरिटी रही है इन दोनों क्षेत्रों में, भारत और साउथ ईस्ट एशिया में। तो काफ़ी सहयोग और काफ़ी कॉपरेशन की आवश्यकता है और भी बढ़ाने की संभावना है। और मुझे लगता है कि ये सारे आसियान का जो रीजन है मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एनर्जी वेस्ट एशिया से अगर हम छोड़ दें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है ट्रेडिंग कंपोनेंट के हिसाब से, और काफ़ी आगे जाने की भी संभावना है। क्या ये जो मलेशिया है, ये आसियान की हम बात करें तो एक तरह से एक गेटवे का काम वहाँ पर कितने महत्वपूर्ण तरीके से कर सकता है आने वाले समय में? वैसे तो कर रहा है गेटवे का काम, इसको और कितना बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, मलेशिया आसियान में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं, एक और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडोनेशिया बहुत बड़ा कंट्री है, अभी तो ब्रिक्स का मेंबर भी है, तो एक इंडोनेशिया वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर एक एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आप देखें मलक्का स्ट्रेट अगर जैसे आप उसको देखें तो एंट्री पॉइंट वहाँ पे है, और वहाँ से चूँकि वहाँ इन्वेस्टमेंट काफ़ी देशों का, इकोनॉमिक कॉपरेशन काफ़ी है, ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, तो इस कारण से सिंगापुर वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे ट्रेड भी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया, ये सारे हायरार्की में होंगे। तो वैसे में मलेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसियान में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा एक उनका वॉइस है, और एक इंडिपेंडेंट माइंड वाला भी कंट्री है, क्योंकि ये अपनी पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी करते रहता है। एक दिक्कत यह है कि मैं बता दूं, वह भी जानना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के भी साथ भी इसके संबंध अच्छे हैं। वह एक कई बार इशू बनता है, और आप जानते हैं कि कई बार उनके स्टेटमेंट आते हैं, उसके कारण से हमारे संबंध थोड़े से दिक्कत होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री में जाके ये कुछ कई बार बोलते हैं, यूएन में 2019 में उनके प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया था, तो ये सारे इश्यूज हैं कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी मलेशिया के साथ हमारे ट्रेड अभी $20 बिलियन से काफ़ी बढ़ने की संभावना है। कल्चरल डायस्पोरा जिसकी बात प्रधानमंत्री ने बताया, तो कल्चरल कॉपरेशन बढ़ाने की संभावना है, और इसके अलावा आसियान में चूँकि इनका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आसियान के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। और चाइना को बैलेंस करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं मलेशिया के साथ सहयोग अच्छे होने हमारे जरूरी है। बिल्कुल। चक्रवर्ती सर, यहाँ पर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस अनिश्चितता के दौर में जहां पर प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की कि वो शांति वकालत करते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम दोनों ही देश वी आर कनेक्टेड थ्रू ब्लू वाटर्स, और टूरिज्म का भी उन्होंने जिक्र किया कि आप आए और भारत आए, सभी को वहाँ पे उन्होंने न्योता दिया। किस तरह से देखते हैं, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, लेकिन यही कोशिश यहाँ पर भारत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहाँ जाते हैं अपने एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत को भारत के टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की, उसे प्रोत्साहित करने का हर कुछ प्रयास वो करते हैं, जो यहाँ पर उनके संबोधन में भी नजर आए। किस तरह से टूरिज्म को लेकर दोनों देश और भी ज़्यादा कनेक्टेड यहाँ पर हो सकते हैं? देखिए, टूरिज्म तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ये अभी पर देख लीजिए आप, हमारे भारत में फॉरेन टूरिस्ट कितने आते हैं, कोई 7-8 मिलियन टूरिस्ट एनुअली आते हैं, और वहाँ आप थाईलैंड को देख लें, वहाँ पे 20 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, फ्रांस में 55 मिलियन से ज़्यादा जाते हैं। तो इतना बड़ा हमारा देश है, इतने सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, फिर भी हम टूरिज्म क्षेत्र में पीछे हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि और भी लोग आने चाहिए। हमारे यहाँ कितनी सारी चीजें हैं देखने में, तो क्या वजह है, क्यों नहीं आते इतने लोग? फ्लाइट्स की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लाइट्स खैर उसको बढ़ाना भी पड़ता है, पर क्यों नहीं आते हैं ये हमें समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या होटल मतलब नहीं है, या आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठीक नहीं है, या वो जो बाहर से आते हैं वो उसमें दिक्कत होती है उनको? तो ये हमें देखना पड़ेगा, और हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की भी बहुत जरूरत है, वो भी करना चाहिए हम लोग। इस तब टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जैसे यहाँ आके जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, और एक खर्चे का भी बात है, होटल की जो है, जो कॉस्ट इफेक्टिव, जो बजट टूरिस्ट हैं, जो ज्यादातर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हम बना सकते हैं। सिर्फ 5 स्टार होटल बनाने से नहीं होगा, ये हमें छोटे मोटे होटल, हॉस्टल्स, स्टूडेंट रिलेटेड, जहाँ पे वो कम दाम में रह सकें, उस तरह की चीज, बैक पैकर्स जैसे आते हैं। मैं इजराइल में जब था तो वहां से बहुत बैक पैकर्स आते थे, मैं उनसे मिलता था और बातचीत करता था। वो कहते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो छोटे छोटे होटलों में रह लेते हैं, 4-5 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, हमें उतना प्रॉब्लम नहीं महसूस होता।
पर सब लोग ऐसे नहीं हैं जो थोड़ा सा लग्जरी चाहते हैं या थोड़ा और कंफर्ट लेवल चाहते हैं। उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा और हमें क्या क्या चेंजेस करनी है वो देखना। ठीक है सर। डॉक्टर कुमार, एक चक्रवर्ती साहब, एक महत्वपूर्ण बात अभी डॉक्टर कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक देशों में भारत की छवि को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मलेशिया कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है एक ब्रिज के तौर पे भारत और इस्लामिक देशों के बीच में? देखिए, OIC का जो गुट है वहां पे सब लोग रेज करते हैं। पाकिस्तान का तो मालूम ही है, वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं या कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई कश्मीर का रेजोल्यूशन होना चाहिए, UN रेजोल्यूशन जो थे उसके हिसाब से होना चाहिए। इस तरह की बातें वो करते हैं। और OIC में ऐसा है कि लोग पाकिस्तान कर देता है, बोल देता है, बाकी लोग उतना ऑब्जेक्शन नहीं करते क्योंकि वो एक कंसेंसस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। पर ठीक है, वो बोल दिया, वो कागज पे रह गया, आगे तो कुछ होता नहीं। तो मुझे लगता है भारत अभी इस स्तर पे पहुंच गया है कि देखिए, भारत से मतलब जो भारत का मार्केट है, जो हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, उसके लिए वो लोग ज्यादा उत्सुक है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो और नीचे जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी क्या बोलेंगे उसको, एक जगह ठहरी हुई है जहां से उनको सिर्फ लोन वगैरह यही उनको देखने को। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी कम है। तो इस तरह से इकोनॉमिकली कंपैरिजन करें तो इंडिया के साथ तो कोई कंपैरिजन है नहीं। तो लोग जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड के प्रिज्म से देखते हैं, उनको तो नेचुरली इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा और वही हो रहा है। और हमारी भी यही कोशिश है कि ठीक है, इस्लामिक आपके पास जो एंगल है उसकी वजह से आप उधर जाते हैं, रिश्ता रखते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमारे जो विषय हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान और हमारा जो है बायलैटरल मुद्दा जो भी है उस पर आप बोले तो अच्छा, क्योंकि तभी हम लोग उसको, ये हमारी सेंसिटिविटीज है, ये उनको हम समझा चुके हैं, तो वो समझते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जब इंडिया और भी पावरफुल हो जाएगा, मतलब इन द सेंस दैट इकोनॉमिक और भी बढ़ेगा हमारा, तो तब जाके उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि देखिए, इंडिया को इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इंडिया के साथ अच्छे हमको ताल्लुक रखने हैं, संबंध रखने हैं, तो हमको इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चर, एजुकेशन, इन तरह की ये जो डोमेन्स हैं, इसमें हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर रणनीतिक सहयोग की बात हो रही है, आर्थिक जुड़ाव की बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं अब कल से जो अहम बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, द्विपक्षीय वार्ता होगी, क्या कुछ नए क्षेत्र हैं जिनमें संभावनाएं हैं? इस वक्त हम देख रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे की अगर हम रोड मैप की बात करें तो क्या प्रमुख एजेंडे में रहने वाला है आपके हिसाब से, डॉक्टर कुमार? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो होंगे ट्रेड के इशू को लेके, क्योंकि हमारा मकसद यह होता है कि हम कैसे अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें। तो वह एक बहुत बड़ा इशू है अभी के समय में, जिसके कारण से आपने देखा किस ढंग से ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिया था ज़्यादातर, क्योंकि उनका डेफिसिट चल रहा था ज़्यादातर देशों के साथ। तो हम भी अब डेफिसिट के इशू को लेकर रेज करेंगे वहाँ पे कि किस ढंग से हम अपने एक्सपोर्ट्स को मलेशिया में बढ़ा सकते हैं, किस ढंग से मलेशिया से इन्वेस्टमेंट को बना सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेमीकंडक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI इत्यादि, तो इस पर निश्चित रूप से बातचीत भी होगी और एग्रीमेंट भी होगा। डिफेंस कॉपरेशन 2023 में राजनाथ सिंह जी गए थे, उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन को भी बढ़ाने की काफ़ी कोशिश हुई है, तो डिफेंस कॉपरेशन पे वहाँ पे बात होगी। उसके बाद कल्चरल कॉपरेशन, ये सब तो है ही। तो इन सारे मुद्दों पे मुझे, चूँकि हमारा जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बोला जाता है, 2024 में ही उसको डिक्लेयर किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो उसके बाद से बहुत सारे जो मुद्दे हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जो सारे मुद्दे उन पे बातचीत होगी, लेकिन फोकस रहेगा इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर इत्यादि। ठीक है चक्रवर्ती सर, आप भी इस पर कुछ राय देना चाहेंगे? AI पर खासा जोर है इस वक्त, AI इम्पैक्ट समिट की भी तैयारी यहाँ पर भारत कर रहा है। कौन ऐसे में इन तरह के क्षेत्र और साथ ही इम्पैक्ट का जो तंत्र और जो मंत्र यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री, वो भी फोकस में रहेगा। देखिए, AI का जो समिट होने वाला है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि AI एक बहुत ही महत्वपूर्ण डोमेन बन गया है जी। और इंडिया के पास इसकी मतलब जो
जो टेक्नोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज हैं वो है। एआई तो एल्गोरिथम पे चलता है, जो लिखा जाता है, जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। तो मुझे लगता है इसलिए इंडिया ने इस पे लीड दिया है और इसमें बाकी देशों को जोड़ना चाहते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेटा सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में अब बनेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। और डेटा सेंटर्स जो है वो काफी बड़ा होता है, काफी इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, क्योंकि स्टोरेज साइट्स बनती हैं, बिजली लगता है, पानी लगता है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो है ये सोचने वाली बात है। इसलिए हम लोग इस पे गौर कर रहे हैं और समिट का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी बातें जो है ये मतलब जो फ्यूचरिस्टिक है, ये मतलब ये सारी चीजें जो है फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं सबको मालूम है कि डिजिटल एआई वगैरह इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो उस पे से नहीं जुड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। जी, डॉक्टर कुमार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर कुमार, एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो है आतंकवाद का। आतंकवाद को लेकर के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात है, उसको लेकर के भारत लगातार पूरी दुनिया में एक आवाज़ उठाते रहा है इसके खिलाफ। मलेशिया के साथ संबंध कितने इसको लेकर? ठीक है, एक महत्वपूर्ण कुछ दृश्य हमारे पास आए हैं इस वक्त डॉक्टर कुमार, उसके बाद आपसे हम जानेंगे। हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब अपने होटल पे वहाँ पर पहुँचे हैं तब के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं।
तो भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का होटल पहुंचने पर और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने वहां पर उनका स्वागत किया, अपने हाथ से पेंटेड तस्वीर उन्हें दी और भारत की जो तमिल संस्कृति है उसकी पारंपरिक और पौराणिक कथाओं को भी वहां मौजूद कलाकारों ने जीवित कर दिया। मलेशिया, जैसे कि हम जानते हैं, मलाय कहा जाता था और रामायण को एक सांझी विरासत के रूप में मलेशिया के लोग मानते हैं और उसकी झलक भी वहां मौजूद कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। शैडो पपेट्री देखने को मिली। तमिलनाडु के जो प्राचीनतम जो मार्शल आर्ट्स हैं उसकी भी झलक वहां पर देखने को मिली। भक्ति गीतों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। बिल्कुल, और पीएम मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत किया गया। होटल पहुंचने के अभी हमने आपको दृश्य दिखाए। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। बच्चे पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर लाए थे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है यहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं वहाँ होटल पहुँचने पर। और देखिए, आप इन चेहरों पर खुशी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद, उनसे मिलने के बाद किस तरह से ये लोग आह्लादित हैं, खुशी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? आपने मुलाकात की, क्या कहना है? It is a great honor and pleasure to meet our Modi ji. He was very humble and it's an honor to actually shake his hands. इस तरह से ये मोदी जी की तस्वीरें लेके क्या कहना है आपको? मोदी से मिले आप? मोदी से आप मिले? Very very happy. Very happy. आप बताएं? Happy. Very glad to see him. Very happy. One of the memorable day in our lives. Very happy. मैंने बोला मोदी से, मोदी जी थैंक यू फॉर ऑपरेशन सिंदूर, थैंक यू फॉर राम मंदिर, थैंक यू फॉर आर्टिकल 370 एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग विच यू आर डूइंग फॉर आवर कंट्री। वी आर वेरी ग्रेटफुल। का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा सपना पूरा हुआ। ये हमारा सपना था कि हम मोदी जी से मिले। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला हूँ। मेरा हमेशा से सपना था, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं हमेशा उनको टीवी पे देखता हूँ और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं उनको मिलूं। और आज वो मेरे इतने पास आए, मैं एकदम घबरा गया था कि वो मेरे पास आया। फिर उन्होंने मेरा हैंड भी शेक किया, तो मैं अभी तक यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे मिला। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मीट हिम एंड वेलकम मोदी जी टू मलेशिया। होप we have a great relationship India and Malaysia in the future also. 2026 बन गया, मोदी जी से हाथ मिला लिए। हम लोग का देश ऐसे आगे बढ़ते रहे, मोदी जी हर टाइम इंडिया को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, 2026 इनका बन गया क्योंकि मोदी जी से इन्होंने हाथ मिला लिया और भारत आगे बढ़ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। तो ये नए भारत की तस्वीर मलेशिया में भी गूंज रही है और कल सभी की निगाहें होंगी। कल सुबह से ही स्पेशल कवरेज की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के मलेशिया दौरे पर। बिल्कुल, आप डीडी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह से जो भारत और मलेशिया के संबंध हैं उसको और आगे ले जाया जा रहा है, ये कल आप देखेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारे जो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।